जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान सब्जेक्टिव बुक है मेनली, उसका पढ़ रहे हैं अभी हम ज्योग्राफी। एक्सरसाइज है दूसरा, सौरमंडल। इससे पहला एक्सरसाइज जो था मीन्स उसमें यूनिवर्स के बारे में और भूगोल क्या है मेनली वो हम पढ़ रहे थे। तो सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मतलब सन के इर्द गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट घूमता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या कहेंगे? सौरमंडल कहेंगे। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के धर्म में लगभग, मतलब यहाँ तक समझ लो, जैसे कि ये जो पूरा सौरमंडल है 100% में उसको हम आंकते हैं, तो 99% जो है, यहाँ पे 99.99 दिया गया है, आप याद रखो 99% जो है वो क्या है? सूर्य ही है। और रेस्ट 1% में हमारा जो भी प्लानेट है, मीन्स 8 प्लानेट, और जो भी सैटेलाइट या क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु जो भी है, वो सब किस में आता है? 1% में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सूर्य होता है। तो हेड भी कौन है? सूर्य। और सब सूर्य के चक्कर भी लगाता है, तो इसी कारण से क्या कहा जाता है? सूर्य को ही इसका हेड कहा जाता है। आगे दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लेनेमस। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडे के समूह को क्या कहा जाता है? प्लेनेमस। देखो आकाशगंगा में क्या होता है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारे, जैसे मिल्की वे है ना, उसमें असंख्य सोलर सिस्टम है। हर सोलर सिस्टम में क्या होगा? एक सन होगा। तो उसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम जो है, उसके बगल वाला जो सोलर सिस्टम उसको क्या कहा जाता है? प्लेनेमस। याद रखना, जिस प्रकार से हमारे सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा है? सन है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का स्टार कौन सा होगा? सन होगा। उसके बाद सबसे नज़दीक का कौन सा होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। आकाशगंगा हमारा कौन सा है? मिल्की वे। उसके नज़दीक का कौन सा है? देवयानी। तो एक आपको याद रखना पड़ता है। तो उसी प्रकार हमारा क्या है? सौरमंडल है। उसके बाद जो दूसरा जुड़वा पिंड है वो क्या है? प्लेनेमस है। याद रखना इसको। तो इसमें पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है सन। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी मीन्स दूध मेखला के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। जैसे कि मान लो क्या हुआ, ये पूरा आकाशगंगा है, इसका ये केंद्र है, ठीक है। हालांकि आकाशगंगा पूरा गोल नहीं होता है, ठीक ना। तो ये इसका सेंटर है। सेंटर के एक कोने में क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है। मीन्स यहाँ से इस केंद्र तक जाने में क्या होता है? काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। इससे नज़दीक होता है बगल का जो सोलर सिस्टम है, या बगल का जो आकाशगंगा, आकाशगंगा तो नहीं कहेंगे, गैलेक्सी जो है देवयानी, उसके सेंटर तक पहुंच पाना इससे नज़दीक होता है, ठीक है। बताते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो कभी अगर प्रश्न ये आ जाए कि गैलेक्सी में सन की स्थिति या सोलर सिस्टम कहाँ पे है, तो गैलेक्सी के कोने में है, ठीक ना, याद रखना। और इसका डिस्टेंस कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष, जो काफ़ी अधिक हुआ। एक प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी कवर करे, और एक सेकंड में प्रकाश कितना जाता है? 3 लाख मीटर पर सेकंड। मीन्स एक सेकंड में 3 लाख मीटर जाता है। तो समझ सकते हो कि एक साल में कितना दूर वो गमन करेगा, वो भी 30,000 प्रकाश वर्ष। तो काफ़ी अधिक है, इतना दूर है। तो ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, कोने में स्थित है। और मैं क्यों बताया देवयानी नज़दीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो मीन्स ब्लैक होल का खोज हुआ था, ब्लैक होल का खोज तो हालांकि हो गया, उसका जो फोटो लिया गया था, तो वो गैलेक्सी का ब्लैक होल का फोटो नहीं था, वो देवयानी के ब्लैक होल का फोटो था। हर गैलेक्सी में एक क्या होता है? ब्लैक होल होता है सेंटर में। नेक्स्ट है अब, यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ये समझो, जैसे क्या होता है, सूर्य है, उसके चारों सिर पृथ्वी चक्कर लगाता है कितने दिनों में? 365 दिन और 6 आवर, ठीक ना, यही लगता है। 365 दिन और 6 घंटा। तो जो भी आकाशगंगा के अंतर्गत सोलर सिस्टम है, वो भी क्या करता है? चक्कर लगाता है। सब अपने सेंटर के चक्कर लगाता है सोलर सिस्टम में, या फिर ब्रह्मांड में क्या है? सब एक दूसरे का चक्कर लगाता है। तो 25 करोड़ वर्ष में क्या होता है? वो अपना एक चक्कर लगाता है। उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। जितने भी ग्रह मीन्स स्टार है, मेनली क्या करता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पर ग्रह क्या करता है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। याद रखना, दो ऐसा ग्रह है
जैसे कि शुक्र और अरुण, ठीक ना, मीन्स वेनस और यूरेनस जो है वो क्या करता है, पूरब से पश्चिम घूमता है। जैसे पृथ्वी हुआ या जो भी ग्रह हुआ पश्चिम से पूरब घूमेगा। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो ये चीज़ तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं कहीं पे, ठीक ना, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, हम आगे जा रहे होते हैं, पेड़ पौधे हमको पीछे नजर आ रहे होते हैं। तो पेड़ पौधे अगर हमको पीछे नजर आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम आगे जा रहे हैं, समझ रहे हो। उसी तरह से जैसे धरती पे सूर्य किस साइड में उगता है, पूरब साइड में उगता है, राइट, और पश्चिम में डूब रहा है। तो ये तो क्लियर है कि सूर्य घूमता नहीं, धरती घूमता है। तो अगर हमको ये इधर दिखता हुआ मालूम पड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है ऐसा जा रहा है, पृथ्वी ऐसा जा रहा है। तो पृथ्वी का मूवमेंट क्या होगा, पश्चिम से पूरब, ठीक ना। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमेगा, क्योंकि सूर्य अगर हमको पूरब से पश्चिम दिखाई दे रहा है मतलब पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब घूम रहा है। तो लगभग सारे प्लैनेट क्या है, पश्चिम से पूरब घूमते हैं। बस 2 प्लैनेट ऐसा है वो क्या करता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, वहाँ पे सूर्य क्या होगा, पश्चिम में उगेगा। याद रखना है इस चीज़ को। अब दिया गया है इसका मध्य भाग 25 दिन में एक ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम क्या है 26.5%। आप 26 याद रखो, काम चल जाएगा। और अन्य तत्व क्या है 2.5%। मीन सूर्य किसका बना हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम का मुख्यतः। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, कोर। जैसे पृथ्वी के केंद्रीय भाग को भी क्या कहते हैं, कोर ही कहते हैं। जिसका ताप 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये केंद्र का ताप है, ठीक ना। आपसे 2 प्रश्न आते हैं। एक आता है कि सूर्य के बाहरी सतह का ताप कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी के कोर का ताप कितना होता है या सूर्य के कोर का ताप कितना होता है, तो 1.5 गुने 10⁻7। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हेंस बोथे ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हुआ नाभिकीय संलयन। इसको इंग्लिश में नाभिकीय फ्यूजन कहा जाता है, ठीक ना। इसको भी याद करने का तरीका रखो। मीन्स अगर बल्ब फ्यूज हो जाए, मतलब कि आपके पास मान लो 10 बल्ब है, ठीक ना, 2 बल्ब आपका फ्यूज हो गया, मीन्स क्या हुआ, बल्ब कम हुआ। तो जब भी हाइड्रोजन में कमी आएगी, मीन्स 2 अणु मिलकर एक अणु बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मीन्स फ्यूज कर रहा है, मीन्स नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सूर्य के दीप्तिमान सतह। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है, मीन्स जहाँ से लाइट निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल, मीन्स फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश नहीं होता, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे क्या क्लियर हुआ कि सूर्य पे भी क्या है, वायुमंडल है, ठीक ना। देखो जहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहाँ पे क्या होगा, वायुमंडल है। फिर एक प्रश्न और आएगा कि तब तो मून पे नहीं है। मून के जस्ट बगल में क्या है, अर्थ है। तो मून पे जो अगर कोई एटमॉस्फेरिक आएगा भी तो उसको क्या करता है, धरती अपने ओर खींच लेता है, इसके कारण वहाँ पे नहीं है। लेकिन वायुमंडल ग्रेविटेशनल के कारण ही है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि धरती पर वायुमंडल क्यों है, तो क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर कहते हैं। यह क्या होता है, लाल रंग का होता है। एक प्रश्न और आता है कि पृथ्वी मीन्स मेनली सूर्य का कलर कैसा होता है, येलो होता है। हम दिन में देखते हैं येलो होता है। सुबह और शाम को कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। तो एक अगर ऑप्शन ये आए कि दूर रहने के कारण ऐसा दिखता है तो वो भी सही है, ठीक ना। लेकिन अगर ये आ जाए कि स्कैटरिंग के कारण ऐसा होता है तो वो ज़्यादा सही है। स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है। कभी भी कलर का इम्पैक्ट आए तो उस पर आप स्कैटरिंग का टिक करोगे। जैसे कि साबुन का बुलबुला चमकता रहता है, वो क्यों, तो स्कैटरिंग के कारण। जहाँ भी कलर का डिफरेंस हो ना, जैसे कि हमको आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो वहाँ भी स्कैटरिंग के कारण पे टिक करो। यानी तो फिर पानी का रिफ्लेक्शन वो सब भी सही है, पर स्कैटरिंग भी सही है। नेक्स्ट आपका आता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट, यानी तो कोरोना मेनली लिखा रहता है आपके क्वेश्चन में। तो याद रखना, इसको ऐसे समझो कि जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तो सूर्य तुमको दिखाई नहीं देता। तो फिर धरती पे जो प्रकाश होता है वो सूर्य के कौन से पार्ट से धरती पे प्रकाश आते रहता है, वो पार्ट है उसका कोरोना। कोरोना यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट या कोरोना जो है वो एक्सरे उत्सर्जित करता है, एक्सरे। इसे क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, तो कोरोना को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होती है, मैंने जिक्र किया था इसका। सूर्य का उम्र कितना है,
5 बिलियन मीन्स 5 अरब, ठीक ना। धरती का कितना है 4.5 और यूनिवर्स का 13.7 करोड़। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने मीन्स रिपीट करते हैं फिर इसको, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है 10⁻7 वर्ष तक क्या होगा, 10⁻7 11 वर्ष तक क्या होगा मीन्स सूर्य प्रकाश देता रहेगा। इसका आकलन कैसे किया गया होगा, जिस प्रकार अभी मीन्स उसमें कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट हीलियम है, उसके आधार पे किया गया है कि कब तक वो लाइट देते रहेगा। अभी मीन्स सन क्या है युवावस्था में है, फिर पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या होगा वो रेड कलर का हो जाएगा पूरा सन, फिर हीलियम कन्वर्ट होगा ब्लैक कार्बन में, तो तब क्या होगा सन काला हो जाएगा। तो इतना वर्ष तक 10⁻11 वर्ष तक क्या होगा सन ऊर्जा देते रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड यहाँ पे लिखा गया है, पर आपके एग्जाम में इतना एडजैक्ट नहीं आएगा। आप याद रखो 8 मिनट 20 सेकंड या नहीं तो 500 सेकंड, ठीक ना। यही आपके अधिकतर ऑप्शन में आते हैं, 8 दशमलव मीन्स 8 मिनट और 20 सेकंड। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा, हटा देते हैं इसको, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव मीन्स ये सन की ही बात है, सन का जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा उसमें उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ जो हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे उसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और दक्षिणी जो है साउथर्न हेमिस्फीयर उसको क्या कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब ब्रह्मांड के बारे में कुछ बदलता हमारा दृष्टिकोण कैसे है, देखो प्रारंभ में इसमें हम लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ेंगे इस बुक को। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो मैंने लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो वो देख लेना, यानी तो एसपीडी भी कंप्लीट है, कहीं से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ूंगा, ठीक ना। पृथ्वी में प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी क्या है इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो भी है सूर्य मून चंद्रमा जो भी है सब क्या करता है सूर्य के चारों साइड चक्कर लगाता है। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत या जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। टॉलमी का नाम क्वांडिस टॉलमी, इनका नाम नहीं भूलिए क्योंकि पहला सिद्धांत इन्हीं का था, कुछ भी हो गलत था सही था, पर पहला सिद्धांत किनका था टॉलमी का ही था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य क्या है ब्रह्मांड के केंद्र पर। यहाँ से दो प्रश्न पूछा रखना है कि किसने कहा था, या जियोसेंट्रिक थ्योरी जो था किनके द्वारा दिया गया था टॉलमी के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, ये क्लियर, टॉलमी ने यह कहा था। दूसरा है कि किस साइंटिस्ट ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में या सोलर सिस्टम के केंद्र में सन है, तो वो कहा गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा। यह ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र है। इन्होंने ये नहीं कहा था कि सोलर सिस्टम का, ये कहते ब्रह्मांड का केंद्र है। इसे क्या कहा गया था हेलोसेंट्रिक थ्योरी मीन्स सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया था इसको, मीन्स इस ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है सूर्य। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे की सहायता से जोहानसन केपलर ने ग्रहीय कक्षीय के नियमों को खोजा, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। फिर केपलर ने ग्रह के गति का नियम दिया कि सब ग्रह गति कर रहा है जो भी है। आपसे प्रश्न यह आएगा कि ग्रह के कक्षीय सिद्धांत को किसने दिया, तो जॉनसन केपलर, केपलर याद रखो। और इसने भी क्या कहा कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में होने का गौरव समाप्त हो गया। मीन्स पहले ऐसा माना जाता था कि जो सेंटर में वो क्या हुआ भगवान हुआ, इसीलिए हम क्या करते हैं पृथ्वी की भी पूजा करने लगे, फिर सन का भी पूजा करने लगे। हालांकि अब उसका पर्पस चेंज है, हम लोग रहते हैं इसलिए पूजा करते हैं, पर उस टाइम में ये ब्रह्मांड का केंद्र है इसीलिए इसका हम लोग पूजा करते थे। अब केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है, मीन्स पूरा वृत्ताकार ऐसा नहीं है, इस शेप में दीर्घ वृत्ताकार है, ठीक ना। नेक्स्ट है अब सूर्य के धब्बे या जलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम है।
सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्ष तक यह धब्बा घटता है। यह सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है। उस समय पृथ्वी का पर चुंबकीय छंछावात मीन्स मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। यह रेडियो, टेलीविजन, रेडियो चलित मशीन द्वारा में गड़बड़ी उत्पन्न करता है। ये किस पे मीन्स क्यों इम्पैक्ट होता है? क्योंकि सूर्य का जो धब्बा है वो घटने बढ़ने से धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें इम्पैक्ट डालता है। ठीक ना? तो सूर्य का धब्बा धरती के किस पे इम्पैक्ट डालता है? तो मैग्नेटिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि सूर्य क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अब सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। काफ़ी बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। मीन्स 2 अरब भाग, समझ रहे हो? 1/2 अरब कर दो, इतना पार्ट हमको मिलता है। फिर भी यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है, तो काफ़ी अधिक मीन्स गर्म है वो। नेक्स्ट है, नोट में दिया गया है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौर मंडल के पिंड, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। सौर मंडल के पिंड मीन्स सौर मंडल के अंतर्गत जितने भी पिंड आते हैं, जिसमें कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी है, बौने ग्रह जो भी है, उसको हम क्या कहेंगे? सौर मंडल के पिंड। इसमें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के प्राग सम्मेलन, प्राग एक देश का पार्ट है, प्राग देश का सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें कि पहला दिया गया परंपरागत ग्रह। यह है बुध। जितने भी ग्रह का नाम पता है आपको, वो सब क्या है? परंपरागत ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं इसको। मरकरी, वेनस, मार्स, फिर से रिपीट करते हैं इसको क्योंकि इंग्लिश में प्रश्न आ ही जाते हैं। तो मरकरी, वेनस, ये हमारा अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक ना? इंग्लिश के टर्म आ जाते हैं इंग्लिश में, मीन्स याद रखना इस चीज़ को। अब है बौने ग्रह। बौने ग्रह में रखा गया है प्लूटो को, चेरॉन, सेरस, 2003 UV, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस प्लूटो, चेरॉन और सेरस याद रखो। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड को लघु सौरमंडलीय पिंड कहा गया है। अब दिया गया है ग्रह। ग्रह का डिफिनीशन है, ग्रह वे आकाशीय पिंड है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। वो क्या सब है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये होना चाहिए, मीन्स सारा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो गोल स्वरूप धारण कर सके। ठीक। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा, ये जो जितना भी परिभाषा है, ये ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU के प्राग सम्मेलन जो 2006 में हुआ था, इसमें तय किया गया था। इसी में यह कहा गया था कि जो प्लूटो है वो क्या है? बौना ग्रह है, मीन्स वो अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको अब क्षुद्र ग्रह कहा जाता है या ड्वार्फ प्लैनेट। नेक्स्ट है पार्थिव या आंतरिक प्लैनेट, मीन्स टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट। इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लो ये हुआ सूर्य, ठीक ना, फिर मैंने बना दिया ये मीन्स मरकरी, फिर वेनस, फिर हो गया हमारा अर्थ, फिर मार्स। उसके बाद एक होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। और उसके बाद फिर से आता है आपका जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस और नेपट्यून, यही सब है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जो भी प्लैनेट होगा उसको हम कहेंगे पार्थिव या आंतरिक ग्रह। क्लियर? और जो इस सेट है उसको कहा जाता है बाह्य प्लैनेट, बाह्य ऑटर या जोवियन प्लैनेट। इस दोनों में अंतर क्या है? इंटरनल प्लैनेट जो भी है ये क्या होता है? कहने को तो है ये पृथ्वी के सदृश, पृथ्वी जैसा है, पर रियल ये नहीं है। पृथ्वी के जैसा का मतलब इससे ये होता है कि इस सब का जो बनने का मीन्स ये किससे बना हुआ है? तो ये बना है सॉलिड से। सॉलिड समझ रहे हो ना? इस पर हम लोग खड़े हो सकते हैं, मिट्टी पे खड़े हो, घर बना रहे हो हम लोग, तो इस सब पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं।
जबकि ये 4 प्लैनेट जो इसमें लोग खड़े नहीं रह सकते, ये पूरा धूल कण का बना हुआ है, जिस पे अगर आप चाहते हो कि मैं जाके खड़ा हो जाऊँ जुपिटर पे, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, सेंटर में चले जाओगे, मीन्स घूमते रह जाओगे। ये पूरा क्या है, धूल कणों से बना हुआ है। तो दोनों में यही फर्क है। चारों प्लैनेट का नाम याद रखोगे। इंटरनल प्लैनेट में क्या सब हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जबकि बाह्य प्लैनेट में क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक ना। इसीलिए इसको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, बृहस्पति इसमें सबसे बड़ा है। नेक्स्ट दिया गया है कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में दिया गया है, याद रखना है आपको। बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो गया, आपका बुध। नेक्स्ट दिया गया घनत्व के अनुसार। घनत्व काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते क्रम में मीन सबसे अधिक किसका है, यहाँ पे शुक्र का दिया गया, ठीक ना। पर कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुआ था जिसके सही आंसर में, ठीक ना, पृथ्वी दिया गया था, तो आप पृथ्वी याद रखो, पृथ्वी। और अगर आप एनसीईआरटी का तो मैं नहीं बता सकता, पर आईसीएसई बोर्ड या फिर सीबीएसई के बोर्ड में भी पृथ्वी ही दिया गया डेंसिटी लिस्ट में। चलो, आपका कंसेप्ट दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ नेट पे। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थ ये रहा आपका, यहाँ पे दिया गया डेंसिटी का 5.5 है, और यहाँ पे क्या है 385 है, राइट। ये इसमें से सबसे अधिक है। फिर मरकरी का 5.4 और यहाँ पे 378 दिया गया है। तो सबसे अधिक आपको क्या याद रखना है, होता है अर्थ का, ठीक। अगर ये पूछे सबसे कम किसका होता है, तो एस्टर्न का। सबसे कम है एस्टर्न का, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलिएगा। स्टूडेंट गलती करते हैं, बुक में ही गलत दिया हुआ है तो स्टूडेंट गलत करेंगे ही। तो अर्थ का क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे कम किसका होगा, एस्टर्न का होगा, सैटर्न का। तो सबसे अधिक यहाँ पे दिया गया है शनि, और सबसे मीन्स सबसे कम किसका है, शनि का, और सबसे कम किसका होगा, पृथ्वी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो पहले स्थान पे क्या होगा, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध, और सबसे दूर का ग्रह वरुण। याद रखना इस चीज को। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, मीन्स सबसे कम किसका वजन है, तो बुध का, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। मीन्स सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे हल्का कौन सा है, बुध। याद रखना, पृथ्वी आता है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो वो जितना दूर है उसको अधिक टाइम लगेगा। सबसे कम बुध को, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मीन्स जैसा आपका असेंडिंग ऑर्डर में डिस्टेंस है ना, वैसा ही क्या होगा, परिक्रमण काल भी होगा। परिभ्रमण काल में चेंज जाएगा, जैसे कि सबसे कम टाइम बृहस्पति को लगता है, फिर शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो ये परिभ्रमण काल है। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर देख लो। सबसे अधिक झुका हुआ है वरुण, इसीलिए इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी कहा जाता है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट मैंने कहा। ये लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टिल्ड है, झुका हुआ है। उससे कम है वरुण, शनि, मंगल, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र। सबसे कम झुका हुआ कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी आता है चौथे नंबर पर ऐसा माना जाता है कि शुक्र और पृथ्वी क्या है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि पृथ्वी जैसा झुकाव ही किसका है, तो शुक्र का है, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहिन ग्रह कहा, सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। अब शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि शुक्र और अरुण क्या करता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह क्या करता है, पूरब से फिर से रिपीट करता हूँ इसको। शुक्र और अरुण क्या करता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, मतलब इन दोनों ग्रहों पे क्या होगा, सूर्य पश्चिम में उगेगा। और जो भी प्लैनेट है वो क्या करता है, पश्चिम से पूरब घूमता है, मतलब और सभी ग्रहों पे मीन्स सूर्य कहाँ उगेगा, पूरब दिशा में उगेगा। ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला ग्रह बुध पढ़ेंगे। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर पसंद नहीं आया हो तो आपको डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।